नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसी क्रम में एक और बेहतरीन सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम और जय भारत। आ जाइए सारे बच्चे, फिर शुरुआत करते हैं राजनीति की, क्लास 6 to 10। काफी दिनों से आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एनसीईआरटी पॉलिटी की शुरुआत कराएं करवाएं करवाएं, लेकिन हर चीज का एक समय होता है और जब समय आता है तो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन हमने आपको ये बात कही थी कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो काम हमें करवाना है वो हमने आपको पहले ही बता दिया है और जो आपको हमने कहा है वो निश्चित तौर पर करवाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 आपको पीडीएफ मिल चुकी होगी ज्योग्राफी की। अगर नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम पे जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। राजनीति विज्ञान की चर्चा करेंगे आज से, और ये जो है वो एनसीईआरटी है और क्लास 6 से शुरुआत कर रहे हैं। आज क्लास 6 पूर्ण कर देंगे, ठीक है। एक दिन में पूरी क्लास 8 चैप्टर है इसके, कंप्लीट कर देंगे इनको आज। विद्वान साथियों, ये जो पॉलिटी हम कर रहे हैं, वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में आप कोई भी एग्जाम दोगे जहां इंडिया जीके के आता है, इंडिया पॉलिटी आता है, वहां आपको काम आएगा ही आएगा। जबकि हम यहां पर जो मुख्य तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीट्स L2 की, L फर्स्ट की और ग्रेड सेकंड की और फर्स्ट ग्रेड की। इन तीनों एग्जाम में आपके लिए ये जो है वो रामबाण साबित होगा। इसके अलावा जो बच्चे बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे वीडियो मेन की तैयारी कर रहे हैं या बाकी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पॉलिटी आता है, वहां ये आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, ये पहला ही सेशन है और आज हम क्लास 6 पूरी कर लेंगे। इस बुक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक एग्जामिनर के दृष्टिकोण से, भाई जब मान लीजिए कोई भी संस्था जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अभी रीट का पेपर बनाएगा और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किसी लेक्चरर को कहे कि ये कक्षा 6 है और इससे आपको पॉलिटी के क्वेश्चन बनाने हैं, तो वो एग्जामिनर का जो दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते थे इस पॉलिटी क्लास 6 से, हमने उतने ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल से कोई क्वेश्चन चूक जाता है, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो आप रेंडमली कोई भी जो है वो चैप्टर उठा के चेक कर लीजिएगा। बाकी हमारी तरफ से हमने प्रयास किया है ना हो ऐसी गलती, और जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं। लेकिन फिर भी आप मुझ पे विश्वास करने की बजाय एक बार कोई भी रैंडम चैप्टर जो आपको अच्छा लगे, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप उठा के एक बार जरूर जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, अगर आप हमारे इस परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो इस परिवार के सदस्य जरूर बन जाए, और इस परिवार के सदस्य बन के आप क्या कर सकते हैं देखिएगा। इस परिवार के सदस्य बन के आप एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी पॉलिटी, आरबीएसई हमारा राजस्थान एंड शिक्षण विधियां, मनोविज्ञान और लगभग 1700 वीडियो क्लास, 1700 1700 वीडियोस की यहां पर क्लास पड़ी हुई है।
और सारा का सारा हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल फ्री है। कोई भी क्लास के लिए आपको किसी भी प्रकार की जो है पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इन सबसे जितना ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, जितना ज्यादा आपके लिए उपयोगी है, उतना आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इसके बाद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। नगेंद्र जी कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है जहां जुड़ के आप जो है वो क्या कर सकते हैं, इन सारे सेशन की पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 की चर्चा करेंगे कक्षा 6 के लिए, ठीक है। और इस कक्षा 6 के अंदर 4 इकाई है। पहली इकाई है विविधता, जिसमें हम विविधता की समझ, विविधता एवं भेदभाव को पढ़ेंगे। इकाई नंबर 2 है सरकार, जिसमें हम सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। तीसरा पार्ट आता है आपका इकाई 3 में स्थानीय सरकार और प्रशासन में हम पंचायती राज पढ़ेंगे, गांव का प्रशासन पढ़ेंगे, नगर प्रशासन पढ़ेंगे। और चौथी इकाई में आजीविका की चर्चा हम जो करने वाले हैं, ग्रामीण और शहरी आजीविका। देखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, अगर आप एनसीईआरटी को आपके पास है और आप 1 से 2 बार या 1 बार भी एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक सीधा सरल काम नहीं है, है ना। जबकि जो हमारे राजस्थान में आरबीएससी लगती थी ना, वो वहां से क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। आरबीएससी अगर आप सामान्य व्यक्ति आप भी पढ़ोगे ना, जो पहली बार तैयारी कर रहा है आरबीएससी की बुक पढ़ता है, तो वो आसानी से चीजों को समझ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। बट एनसीईआरटी को पढ़ना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो एनसीएफ के आधार पर बनी हुई है। उसमें आपको चैप्टर के तौर पर पढ़ाया ही नहीं गया है, उसमें आपको बच्चों के तौर पर पढ़ाया गया है, जैसे कि 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों के तौर पर। और थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा करना पड़ा, इसलिए कल सेशन नहीं हो पाया। कल सेशन नहीं हो पाया तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप कराओगे कि नहीं कराओगे। कई बच्चों ने तो व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सर आप हमें बता दो, अगर नहीं करानी है पॉलिटी तो हम अपने हिसाब से देख लेंगे, है ना। तो बहुत सारे कमेंट थे, लेकिन क्या कि जब आप मैं खुद YouTube से बहुत पढ़ता हूं और बहुत पढ़ता था भी और अभी भी पढ़ते हैं, तो जिस परिवार में हम जुड़ जाते हैं ना, तो उससे एक आशा हमारी हो जाती है कि यार इतना पार्ट मेरा जो सिलेबस का है वो यहाँ से मैं कवर करूंगा, इतना पार्ट मैं यहाँ से कवर करूंगा। तो और किसी का अगर दिल टूटता है, हम ना कराए ना, तो फिर वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। तो इसीलिए हम उतना ही काम कहते हैं, हम उतना ही काम कहते हैं जितना हम कर सकते हैं। तो हमने आपको शुरुआत में कहा था, जब हमने शुरू किया था एनसीईआरटी का दौर, तो हमने कहा था कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी करवाएंगे। तो उसी क्रम में हम अपने वादे को पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें जो है वो एक दुख है, जो हम आपके साथ जाहिर कर रहे हैं कि हमने हिस्ट्री कर लिया है, हमने ज्योग्राफी कर लिया है, लेकिन अभी तक हम अपनी क्लास में 500 प्लस तक बच्चे पहुंच नहीं पाए हैं। लाइव सेशन में 200 से ज्यादा बच्चे नहीं आ पाए हैं अब तक, और टारगेट था 2000 तक पहुंचने का। तो आप सबसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि कोई भी क्लास, कोई भी टीचर जब बनाता है, ये इस परिवार की बात नहीं है, आप चाहे यूट्यूब में कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कोई भी टीचर जब कोई क्लास यहाँ लेके आता है, तो आधे घंटे या 1 घंटे की क्लास में वो कई घंटे वो जो है वो मेहनत करता है, तब जाके वो 1 या आधे घंटे की क्लास तैयार हो पाती है। तो आप थोड़ा सा लाइक करके, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन जो कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। आज के सेशन की बातें हो गई ज्यादा, और पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है विविधता की समझ। विविधता की समझ। लद्दाख किन के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, यानी लद्दाख जो है वो किन लोगों के लिए एक रास्ते का काम किया।
तो समुद्री मार्ग तो वास्को डिगामा ने खोजा था भारत तक आने का, है ना। समुद्री मार्ग से पहले ही बहुत सारे व्यापार जो होते थे वो थल मार्ग से होते थे, है ना। तो वो जो रास्ता होता था वो कहां से जाता था, मध्य एशिया से आने वाले जो व्यापारी थे वो लद्दाख से होकर आते थे, ठीक है। बौद्ध धर्म तिब्बत किस रास्ते आया, और बौद्ध धर्म भी जो तिब्बत पहुंचा वो लद्दाख के रास्ते से ही पहुंचा था। लद्दाख के लोगों को 400 वर्ष पहले किस धर्म से परिचय हुआ, लद्दाख के जो लोग थे उनका 400 वर्ष पहले ही जो है वो क्या हो गया था, मुस्लिम धर्म से परिचय हो गया था। लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है, तो लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, यहां पर अधिकतर जो है वो क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। जैसे राजस्थान एक गर्म रेगिस्तान है उसी तरीके से लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लद्दाख के लोग किस किस्म की बकरी पालते हैं। यह क्वेश्चन आपके बुक में नहीं था, बुक में केवल आपको यह बताया गया है कि लद्दाख के लोग एक बकरी पालते हैं जिसकी ऊन से पश्मीना शॉल बनती है, ठीक है। बट इसको हमने और खोजा कि वो बकरी कौन सी किस्म की है, तो अंगोरा प्रजाति की एक बकरी पालते हैं लद्दाख के लोग, और इस अंगोरा प्रजाति की बकरी से पश्मीना ऊन किस किस्म की बकरी से, पश्मीना ऊन किस किस्म की बकरी से प्राप्त होती है, तो अंगारा प्रजाति की बकरी से ये जो है वो प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन से क्या बनाया जाता है, पश्मीना शॉल, और ये जो पश्मीना शॉल है ये साधारण शॉल के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म होता है। एक ईवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पश्मीना शॉल साधारण कितने पश्मीना शॉल के बराबर होता है, तो शायद 8 से 10। एक साधारण जो शॉल होता है, आपको दिसंबर का महीना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, आप 10 साल साधारण ओढ़ लो और एक पश्मीना साल ओढ़ लो, इतनी ज्यादा इसमें क्या होती है, पावर होती है, गर्मी होती है। नेक्स्ट देखिएगा, लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ जो है वो क्या है, दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज, और इसके अलावा ये मांस भी खाते हैं। लद्दाख के लोग कौन कौन से पशु पालते हैं, तो गाय, बकरी और याक पालते हैं। मध्य एशिया से आने वाले लोग व्यापारी अपने साथ क्या लेकर चलते थे, तो ये मसाले, कच्चा रेशम, दरी आदि लेकर चलते थे। गानों और कविताओं का मौखिक संग्रह कहां है, लद्दाख में है। और केसर सांगा एक शब्द है, याद रखना, मोस्ट क्वेश्चन है ये। केसर सांगा क्या है, केसर सांगा जो है वो तिब्बत ग्रंथ साहित्य है, तिब्बत का एक क्या है, साहित्य है, और ये इसमें क्या है, कविताएं और गीत हैं। लद्दाख के मुसलमान और बौद्ध दोनों किस पर नाटक खेलते हैं, तो ये केसर सांगा के अंदर जो कहानियां हैं उस पे नाटक करते हैं। केरल भारत के किस दिशा में स्थित है, तो ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और काली मिर्च, लौंग, इलायची, हाथी आदि शब्द था यहां पर, आदि। काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि मसालों के लिए प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है, केरल प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पहले सबसे पहले कौन व्यापारी केरल केरल आया, सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी जो है वो केरल पहुंचते हैं, केरल आए। कौन से व्यापारी थे जो सबसे पहले केरल आए थे, तो अरबी और यहूदी जो व्यापारी थे वो सबसे पहले आए थे, कहां पर, केरल आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा।
नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, वापस से आते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भूगोल के पर्सन की तरह क्यों लग रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि आप पढ़ते नहीं है घर पर, शायद आपने एनसीईआरटी पढ़ा नहीं है इससे पहले, इसीलिए आपको भूगोल के पर्सन जैसे लग रहे हैं, आपको फीलिंग आ रही है कि भूगोल के पर्सन है। हाँ, आपने शायद ध्यान से इंडेक्स नहीं देखा है, जो सारणी है उसको ध्यान से नहीं देखा है आपने। फिर से दिखा देता हूं। पहला दो चैप्टर है वो किससे संबंधित है, देखो यहां पर विविधता, विविधता में विविधता की समझ, ठीक है। पहले दो चैप्टर जो है उनका क्या नाम है, विविधता की समझ, ठीक है। दूसरा चैप्टर है विविधता एवं भेदभाव। ये जो दो चैप्टर है ना, इसमें यह बताना चाहता है एग्जामिनर या जो राइटर है बुक का, इंद्रजीत कुमार, मेरे भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है, राम राम, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। राम राम, आप जा सकते हैं बिल्कुल, कोई आपसे पैसे तो लिए नहीं है हमने कि आपका समय खराब कर रहे हैं। अपने फोन से बैक करके कोई और दूसरा वीडियो चला लो या बुक पढ़ लो, ठीक है। ये जो दो चैप्टर हैं उसमें जो राइटर है वो जो कक्षा 6 का बच्चा है उसको ये समझाना चाहता है कि भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग विशेषता है, और उसने इस विशेषता को बताने के लिए लद्दाख और केरल दो स्थानों के उदाहरण जो है वो दिए हैं। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी जैसे लग रहे हैं, लेकिन जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं जिनके सब्जेक्ट ईवीएस है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां से देखना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंगारो प्रजाति की बकरियां कहां पाई जाती है, अंगोरा प्रजाति की बकरी कहां पाई जाती है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन क्या है। उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्मीना ऊन कहां की प्रसिद्ध है। जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लद्दाख के मुख्य पालतू पशु कौन से हैं। जो बच्चे रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएगा कि केसर सागा क्या है। इस तरीके के एक एक क्वेश्चन बहुत मेहनत करके हम बना के लेके आए हैं, फिर भी कोई धक्का नहीं है। आपने मारवाड़ी में कहते तो कोई भाई धक्को कौन थार सके, जखनिया लागे कि आपने काम का है वे पढ़ लियो, जखनिया लागे कि कोई काम का कोनी वे राम राम कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मिर्च, लौंग और इलायची के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, केरल, ठीक है। सबसे पहले कौन व्यापारी केरल आए, तो अरबी और यहूदी जो व्यापारी थे वो केरला पहुंचे, और ईसा मसीह के कौन से धर्मदूत यानी धर्म प्रचारक केरल आए थे। तो केरल आई या आए, ए कर देते हैं यहां पर, कौन से धर्मदूत केरल आए, तो संत थॉमस जो है वो ईसा मसीह के ये धर्मदूत थे और केरल आए। और भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है, संत थॉमस को ही जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, भारत में ईसाई धर्म को कौन लेके आया, संत थॉमस लेके आए। किस विदेशी यात्री ने 700 साल पहले केरल की यात्रा कर यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण लिखा था, तो इब्न बतूता आज से 700 वर्ष पहले जब भारत की यात्रा पर आया तो इसने भारत के मुसलमानों की जो है वो अपनी जर्नी लिखी, जिसमें भारत के मुसलमानों का इन्होंने जो है वो क्या किया था, वर्णन किया था कि भारत के अंदर जो मुसलमान है वो बड़े ही खुशी से रह रहे हैं और काफी ज्यादा वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्को डिगामा कहां पहुंचे थे, तो वास्को डिगामा भी केरल के कालीकट बंदरगाह पर ही जो है वो पहुंचे थे। और केरल में कौन कौन से धर्म के लोग निवास करते हैं, तो केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं, कभी हम जब मिलते हैं तब भी कहते हैं कि मेरे भाई
फ्री में तुम चाहे कुछ भी दे दो, अगर फ्री के अंदर तुम पूरा का पूरा रीट का पेपर भी करवा दोगे ना, फ्री में बिना पैसे लिए, अगर पूरा का पूरा रीट का 150 प्रश्नों का पेपर भी करवा दोगे, तब भी कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। और तुम अगर पैसे लेकर साधारण बातें भी बता दोगे ना, जो बेसिक बच्चे को जानकारी है, जिस बारे में बच्चा अच्छी तरीके से जानता है कि महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ, पैसे लो 10-15 हजार रुपए फीस के और उसको पढ़ा दो कि महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ था, वो खुश रहेगा और फुल इज्जत करेगा। अच्छा, आपसे अगर नोट्स में कोई गलती हो गई है, या आपसे अगर पैसे लेके गलती हो गई है, कोचिंग में पैसे लेकर आपको कोई लाइन गलत भी पढ़ा दी गई, तब भी बच्चा कुछ नहीं कहेगा। और फ्री में तुम चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी इज्जत नहीं मिलेगी। और ये बात वास्तव में सत्य है, ये बात मुझे काफी समय पहले ही समझ में आ गई थी, लेकिन बस वही है कि सिद्धांत है कि नहीं लेने हैं तो नहीं लेने हैं। देख पाते हैं कि कब तक होगा, जब ऐसा लगेगा कि कोई फायदा नहीं है मेहनत करने का, तब बंद कर देंगे, लेकिन पैसे किसी से नहीं लेंगे। यह भी एक संघर्ष ही है ना। फ्री के अंदर 10 से 15 घंटे दिन के लगाकर एक एक सेशन करना, फिर लाइट जलाकर, ये पैनल लगाकर आप तक सेशन पहुंचाना, फिर भी अगर उस चीज को कोई इज्जत नहीं मिलती है ना, तो कभी कभी थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है। लेकिन उस डीमोटिवेशन से कहीं ज्यादा मोटिवेशन तब होता है जब आप में से कोई बच्चा ये फोन करके कहता है कि सर आपसे पढ़ के गए थे, आपके चैनल से पढ़ के गए थे और हमारे पेपर में 5 क्वेश्चन आए और हम आपके साथ पढ़कर आज सफल हो गए, तो 1000 गुना मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बात सत्य है कि भाई देखो, यहाँ आएगा फ्री की चीज की वैल्यू को नहीं है। अब मारे दिया कि अगर छोटा आदत में होता तो यहाँ पड़ोसी मारे कोई यहाँ लाडू दे के चल जाए तो ठीक है। अब घर में 2-3 बच्चे होते थे और पड़ोसी क्या होता था, एक लड्डू दे के जाता था। मान लीजिए पड़ोसी के घर में आज शनिवार है, तो शनिवार का प्रसाद लगाया बालाजी का या शनि महाराज का, और वो प्रसाद देने आया कि लियो जी प्रसाद, एक लाडू ले लो। अब घर में बच्चा 2 है, लाडू 1 है, तो भाई दोनों बच्चा लड़े भी एक लाडू के खातर। वो तो कहे मैं खासी हूं और वो कहे वो मैं खासी हूं। अच्छा ठीक है, अब घर पर 5 किलो लड्डू बना के माँ ने रख दिए, अब वो बच्चा कोई भी लड्डू खाएगा नहीं। माँ कही बेटा लाडू बनाए डपड़े खा लियो, माँ लाडू कौन भावे भावी को नहीं। तो बात सीधी वही है अपने, और मारवाड़ी में घनी कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर है, यहाँ घनी सारी कहावत है। भैया फ्री की चीज है तो इतना ज्यादा महत्व तो नहीं मिलेगा, ये बात हमें पहले से ही पता है, लेकिन कोई बात नहीं, इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं। केरल के लोग मछली पकड़ने के लिए जिस जाल का इस्तेमाल करते हैं उससे कहा जाता है चीना वाला जाल। रीड लेवल फर्स्ट वाले बच्चे खास तौर पर ध्यान देना, चीना वाला क्या उत्तर क्वेश्चन है, चीना वाला। चीना वाला क्या है, मछली पकड़ने का जाल है जो केरल के लोग इस्तेमाल करते हैं, चीना वाला। चीना वाला नाम क्योंकि यहां ये जो चीजें हैं वो चीन से संबंधित है। ठीक है, भोजन करते समय लोग बर्तन इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, केरल के लोग जो भोजन करते समय बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं चीना पट्टी। क्या कहते हैं, चट्टी, चीना चट्टी, चीना चट्टी कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखिएगा, केरल की जमीन किसकी खेती के लिए उपयुक्त है, तो चावल की खेती केरल में मुख्य रूप से की जाती है। रीड लेवल फर्स्ट अगर आप सीटेट के पेपर देते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडिया का वह कौन सा स्थान है या कौन सा राज्य है जहां का चावल मुख्य भोजन है, प्राथमिक भोजन है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, केरल का मुख्य भोजन क्या है, तो मछली, सब्जी और चावल है। केरल का मुख्य त्योहार कौन सा है, ओणम त्योहार यहां पर मुख्य रूप से मनाया जाता है। और ओणम का मुख्य आकर्षण क्या है, नाव प्रतियोगिता। क्या है, नाव प्रतियोगिता है। केरल का मुख्य त्योहार क्या है, नाव प्रतियोगिता केरल का मुख्य त्योहार है। जब ओणम जब मनाया जाता है तो ओणम के अंदर मुख्य रूप से नाव की प्रतियोगिता होती है। ऐसे आपने कई बार मूवी में देखा होगा कि जैसे
कौन सी मूवी में इस प्रकार का सीन था, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, कई मूवी में ऐसा सीन था जिसमें एक नाव में जो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और ऐसे 15-20 नाव होती है और वो हाथ से चलाई जाती है और फिर उनकी दौड़ करवाई जाती है। ठीक है, दौड़ करवाई जाती है नाव की, जो नाव फर्स्ट आती है उसको फिर जो है इनाम से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारत की खोज जो पुस्तक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था ये राष्ट्रगान। तो दूसरा चैप्टर आता है विविधता में, विविधता एवं भेदभाव, विविधता और भेदभाव। अब इतने जो क्वेश्चन बने हैं, ये 15, 20, 30 जितने भी क्वेश्चन है, इसको निकालने में आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे, फिर एक एक क्वेश्चन को निकालोगे और फिर उसको टाइप करके आप तक पहुंचाना एक अलग मैटर है। तो हम आपकी राह को सरल करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहता है कि एक अध्यापक का कार्य है अपने छात्रों की राह को आसान करना, आप अपने बच्चों की राह को आसान करना। इसीलिए हम आपको परिवार कहते हैं, हम आपकी राह को जितना ज्यादा हो सके आसान करेंगे। अब जिसको हम पर विश्वास है वो हमारे साथ रहे, बट जिसको विश्वास नहीं है वो अपने अकॉर्डिंग जहां से भी चाहे वो पढ़े, लेकिन पढ़ते रहे, क्योंकि सफलता तभी मिलेगी जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ ही पढ़ें, आप जैसे भी पढ़ें, जिस माध्यम से भी पढ़ें, लेकिन पढ़ते जरूर रहें। नेक्स्ट देखिएगा, संसार में मुख्य कितने धर्म हैं? ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड के अंदर 8 ही मुख्य धर्म हैं। कितने हैं? 8 धर्म। ईसाई, इस्लाम, सनातन या हिंदू धर्म, सनातन या हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी, सिख, जैन और फारसी। कई जगह पर आपको 7 भी लिखा हुआ मिलेगा, अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 7 लिखा हुआ भी मिलेगा। ठीक है, 7 धर्म है ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की मानोगे तो एनसीईआरटी कहता है कि भैया 8 धर्म होते हैं। कितने होते हैं? 8 धर्म होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो लगभग 1600 भाषाओं से ज्यादा बोली जाती है। जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं, जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं उसको। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति से मिलकर हम ये देखते हैं कि यार ये व्यक्ति तो, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो नए नए लोगों से मिलते हो, नए नए लड़कों से मिलते हो, कोई बच्चा लाइब्रेरी में जाता है, कोई बच्चा कोचिंग में पढ़ने जाता है, तो आप हमेशा कुछ नए बच्चों से मिलते हो। तो जैसे कोई नया टीचर है, कोई नया लड़का है, कोई नई लड़की है, जब आप उससे मिलते हो तो फर्स्ट टाइम जब आप उससे आमना सामना करते हो तो आपके दिमाग में उसके प्रति एक छवि बन जाता है ना। कोई कहता है कि ये लड़की घमंडी है, कोई कहता है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, कोई कहता है कि ये जो लड़का है देखो कितना सिंसियर और कितना अच्छा है, कोई कहता है ये लड़का बोलता है तो ज्यादा है लेकिन पढ़ाई में 0 है, कोई कहता है कि ये टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, किसी को लगता है कि ये टीचर, यानी हम जब किन्हीं लोगों के बारे में अपने मस्तिष्क में कोई धारणा क्रिएट कर लेते हैं ना, तो फिर वो जो धारणा है वो ही क्या है? रूढ़िबद्ध धारणा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दलित जो शब्द है, दलित शब्द जनरली ऐसी के लिए प्रयोग किया जाता है, दलित है ना, दलित, तो दलित जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? दलित किन के लिए उपयोग किया जाता है? दलित शब्द का अर्थ ही क्या है? जिन्हें शब्द होना चाहिए था, इन्हें, जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। यानी दलित वो है, समाज का वह भाग दलित कहलाता है जिसका शोषण किया गया हो, जिसको आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए गए हो, समाज के एक वर्ग ने समाज के ही किसी दूसरे वर्ग को दबा दिया हो, वो दलित कहलाता है। ठीक है, दलित का यही अर्थ है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था? तो महार जाति के अंदर हुआ था, और महार जाति भी
मुंबई के अंदर ये दलित में आती थी, ठीक है, महाराष्ट्र में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। और भीमराव अंबेडकर किस धर्म को अपनाते हैं? भीमराव अंबेडकर वैसे तो हिंदू धर्म में थे, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर उन्हें कमियां नजर आती है ना। इन्होंने अपनी आत्मकथा में कहा भी है, कुछ जैसे हिंदू में इन्होंने कुछ चीजों की बुराई भी की है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो इतने ज्यादा सब डिवीजन में बंट गया है। ब्राह्मण भी हिंदू है, तो माली भी हिंदू है, जाट भी हिंदू है, तो SC ST भी हिंदू है। लेकिन इस पूरे सबसे ज्यादा जो विभाजन है ना, सबसे ज्यादा जो कैटेगरी बनी हुई है वो हिंदू धर्म में बनी हुई है। यानी हिंदू धर्म में एक सबसे उच्च श्रेणी पर बैठा हुआ है और एक सबसे निम्न श्रेणी पर बैठा हुआ है। तो हिंदू धर्म अपने आप में बहुत पार्टों में बंट गया है। जबकि आप देखोगे कि मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, वो इतना ज्यादा डिवाइडेड नहीं है, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर को हिंदू धर्म में कुछ कमियां नजर आई और इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि मैं कुछ ऐसा करूं या किसी ऐसे धर्म को अपनाऊं जिसमें सबको सम्मान समझा जाए, सब एक ही जाति के समझे जाए। तो इसके लिए इन्होंने जो है वो बौद्ध धर्म को अपनाया। ये अच्छा क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया? तो बौद्ध धर्म को अपनाया। इन्होंने मुस्लिम धर्म को भी बहुत अच्छे से समझा था। नेक्स्ट देखिएगा, भारत किस प्रकार का देश है? तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे पाकिस्तान के बारे में बात करोगे आप, तो पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। आप पाकिस्तान के बारे में बात करोगे तो आपके दिमाग में आएगा, अगर आप नेपाल की बात करोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि नेपाल एक हिंदू कंट्री है ना। लेकिन भारत के बारे में आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा कि भारत हिंदू है, कि भारत ईसाई है, कि भारत मुस्लिम है। भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं। भारत में हर जाति के लोग रहते हैं, हर मजहब के लोग यहां पर जो है वो निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चैप्टर नंबर 3, सरकार क्या है? देखिए अभी क्लास 6 चल रही है, तो 6 क्लास में बेसिक बातें, बेसिक एक 6ठी क्लास के बच्चे की जो IQ होती है, उसका जो मानसिक स्तर होता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर बात बताई गई है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील होगा कि यार ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है, हमारे तो प्रधानमंत्री है, हमारे तो राष्ट्रपति है, हमारे तो संविधान के निर्माण है, हमारे तो राज्यपाल है, हमें तो वो टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो जिनको गाइड से पढ़ना है वो सीधे वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर पेपर उठा के देखोगे ना, तो क्वेश्चन यहां से आएंगे। और वो कैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। आप जो भी गाइड पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई, जो आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 10 घंटे जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ले रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उस कोचिंग में पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप कोचिंग छोड़ें या आपके पास गाइड है वो ना पढ़ें। 2 से 3 घंटे डेली, ठीक है, एक्स्ट्रा निकाल कर ये पढ़ के जाना आप। यानी आप ये प्रयास करना कि अब अपने पास लगभग महीने भर का समय रहा है, तो मैं अगले इस टाइम तो पेपर हो ही जाएगा, आपके पास महीने भर का ही टाइम है। तो इस 30 दिन के अंदर में 15 बार हिस्ट्री 6 to 8, 15 बार ज्योग्राफी 6 to 10 और 15 बार पॉलिटी 6 to 10 और 15 बार 6 to 10 हमारा राजस्थान। ये 15 बार नोट्स पढ़ के जाऊंगा और बाकी जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो पढ़ता ही रहूंगा। तो फिर आप कंपेयर करना पेपर देने के बाद, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप पेपर हॉल में होंगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। तो पेपर हॉल में इतना जरूर कहता हूं कि राजस्थान एग्जाम मंत्रा की आपको याद आएगी। 1-2 बार तो मेरी पिक्चर आपको आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। एक बार आपको याद करना ही पड़ेगा, या तो गाली दोगे आप या फिर खुश हो जाओगे, कोई काम तो होंगे ही होंगे। तो निश्चित तौर पर आपको एक बार तो याद आएगा राजस्थान एग्जाम मंत्रा। नेक्स्ट देखिएगा, सरकार कितने स्तर पर कार्य करती है? सरकारें जो है 3 स्तर पर होती है। स्थानीय सरकार होती है, राज्य स्तर पर होती है और राष्ट्रीय स्तर पर होती है। अगर किसी को गले
अगर किसी को अगर किसी को लगे अगर किसी को लगे कि उसकी जाति या धर्म के कारण से नौकरी में नहीं लिया जा रहा है, तो वह व्यक्ति क्या कर सकता है? मान लीजिए आपको आपकी जाति के कारण, आपके धर्म के कारण आपको यह कह दिया जाए कि आप इस नौकरी के लिए वंचित हो, आपको इस नौकरी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि आप इस पर्टिकुलर जाति के हो, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को क्या कहा जाता है? तो प्रतिनिधि लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। लोकतांत्रिक जो सरकार है वो कैसे काम करती है? प्रतिनिधि लोकतांत्रिक सरकार करती है। इसका उदाहरण देखिएगा, ये एक शहर है और इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, 50,000 लोग रहते हैं। ये एक नगर पालिका है, ठीक है। अब यहां पर क्या 50,000 लोग शासन करते हैं? क्या नहीं करते हैं ना? 50,000 लोग अगर किसी नगर में रह रहे हैं, जैसे मैं तारानगर में रह रहा हूं, चूरू जिले का एक गांव है, अराउंड यहाँ की जनसंख्या लगभग इतनी है 50-40 हजार के करीब, करीब 60-70 होगी, है ना, या मुझे पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 50,000 यहाँ की जनसंख्या है। तो क्या 50,000 लोग शासन करते हैं? क्या नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, वार्डों में बंटा हुआ है और वार्डों के लोग अपने में से एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, इस शहर का शासन चलाते हैं। भारत विश्व के अंदर जनसंख्या में ऑलमोस्ट दूसरे नंबर पर है, यानी फर्स्ट नंबर पर आने वाला है वैसे तो, लेकिन 2 नंबर पर है। तो क्या सारे लोग शासन करते हैं? क्या नहीं, हमने अपना प्रतिनिधि चुन रखा है। तो इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार का कैसा कार्य हो रहा है आज? प्रतिनिधि लोकतंत्र है, डायरेक्ट नहीं है। लोकतंत्र जो है वो प्रतिनिधियों के रूप में है। यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था? गांधी जी के द्वारा प्रकाशित था। सफ्रेज मूवमेंट, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप कोई भी गाइड उठा के देख लेना, कोई भी गाइड उठा के, जो टॉप से टॉप व्यक्ति है राइटर, उसकी भी गाइड उठा के देख लेना। मैं गाइड की बात कर रहा हूं, ना कि बुक की बात कर रहा हूं। बुक और गाइड में अंतर होता है। ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। रीट की गाइड की बात कर रहा हूं फिलहाल, है ना। आप यूपीएससी की गाइड लेके आओगे कि सर यहां पर है, रीट की गाइड में नहीं मिलेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सफ्रेज मूवमेंट का संबंध किससे था, तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप जो गाइड पढ़ रहे हो वो सारी गाइड मैं भी रखता हूं, ठीक है। तो सफ्रेज मूवमेंट का संबंध था प्रथम विश्व युद्ध के समय महिलाओं द्वारा मतदान का अधिकार मांगने के लिए किया गया आंदोलन था। पूरे विश्व के अंदर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में महिलाओं ने आंदोलन किया कि हमें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, और इसी आंदोलन को सफ्रेज मूवमेंट के नाम से जो हो जाना गया। नेक्स्ट देखिएगा, अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? 1920 में। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब दिया गया? 1928 में। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया में, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब दिया गया? भारत में महिलाओं को वोटिंग पावर कब मिली? कमेंट करके बताइए। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, फटाक से कमेंट करके बताएं। आप चाहे कोई गाइड पढ़ रहे हो, कोई कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। उन्नीस सौ बावन बता रहे हैं, 1935, 1952, 35, 28, 26, 35, 50, 52, 53। किसी का भी उत्तर सही नहीं है। आपको बता देते हैं, देखो यही चीजें पेपर में आती हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि हमें नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल सही बताया है आप में से केवल एक बच्चे ने, और वो है
किरण किरण बेरवा जी, बहुत अच्छा बताया आपने। 1919, बिल्कुल 1919 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार इंडिया में दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में महिलाओं को वोटिंग पावर प्राप्त हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, पॉलिटी का ही तो क्वेश्चन है, यही तो पॉलिटी है कि नहीं? ये पॉलिटी का क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा मेरी बहन। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या होते हैं? आइए चर्चा करते हैं। चैप्टर नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है और बता दीजिए उत्तर क्या होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर सकते हैं आप चाहें तो। देखिए, अफ्रीका में रंग भेद के लिए लंबे समय तक किस आंदोलन की किसने आंदोलन किए? किसने आंदोलन किए? तो अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने तो किए ही थे। गांधी जी का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने जो है अफ्रीका के अंदर रंग भेद के लिए जो है वो क्या किया था? लंबे समय तक संघर्ष किया था। दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? 1994 के अंदर जो है दक्षिण अफ्रीका क्या बना? लोकतांत्रिक देश बना। और कर्नाटक तमिलनाडु के बीच किस नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है? कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहा है। और कृष्णा राज सागर बांध ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, पॉलिटी का क्वेश्चन तो नहीं है, बट चूंकि यहां पर हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक सरकार, है ना। लोकतांत्रिक सरकार होने के बावजूद भी देश में राज्यों के अंदर आपसी विवाद हो जाता है। तो इसी तरीके के विवाद का उदाहरण दिया गया है यहां पर कि कृष्णा राज सागर बांध कहां स्थित है? कर्नाटक में कावेरी नदी पर। और मेटूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अब ये जो विवाद है कर्नाटक तमिलनाडु का, वो क्या है कि ये जो बांध है ना वो कर्नाटक में बना हुआ है यहां पर, और ये नदी फिर आगे आती है, कहां पर आती है? तमिलनाडु में। अब यहां पर बांध बना है तो पानी तो सारा यहीं पर रुक जाता है, आगे पानी छोड़े कि नहीं छोड़े उस पर डिपेंड करता है कि तमिलनाडु में पानी कितना पहुंचेगा, और इसी बात का विवाद जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज। छोटे छोटे चैप्टर हैं और थोड़े थोड़े क्वेश्चन है इसमें। एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों की सभा को क्या कहते हैं? एक पंचायत क्षेत्र के अंदर, ये एक पंचायत क्षेत्र है और इसके अंदर रहने वाले लोगों की जो सभा होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम पंचायत किन में बंटी हुई होती है? तो वार्ड में बंटी होती है। याद रखना, ग्राम सभा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्राम सभा के सदस्य होते हैं कौन? उस गांव के वोटर लिस्ट में लिखित नाम जो है, उस गांव की या उस ग्राम के अंदर वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है वो ही ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? पंच कहलाता है। और सभी पंच मिलकर किसे चुनते हैं? सरपंच को चुनते हैं। और पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कितने समय के लिए करते हैं? 5 वर्ष के लिए करते हैं। और ग्राम पंचायत में वह अधिकारी क्या कहलाता है जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है? तो सचिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सचिव। सचिव जी क्या कहलाते हैं? सचिव जी कहलाते हैं। हाँ, आज ही पूरी हो जाएगी, बिल्कुल क्लास 6 आज पूरी करवा देंगे आपको। नेक्स्ट देखिएगा, सचिव का क्या कार्य है? ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और उसका रिकॉर्ड रखना। ग्राम पंचायत के क्या कार्य हैं? सड़कें, नालियां, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवन आदि का निर्माण करवाना, उनका रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना, कर को इकट्ठा करना, गांव के लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना और नई नई योजनाओं को गांव में लागू करना। ये सारे कार्य किसके हैं? ग्राम सभा के कार्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है, यानी ग्राम पंचायत को पैसे कहां से मिलते हैं? तो बाजार से प्राप्त जो कर होता है, टैक्स होता है वो, इसके अलावा विभिन्न योजनाओं द्वारा प्राप्त राशि, समुदाय के काम के लिए मिला दान, ये सब यहाँ का क्या होता है? आय का स्रोत होता है। लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्थान कौन सा है? तो ग्राम पंचायत है। सबसे पहले ग्राम पंचायत ही आती है। ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेही रखती है? तो ग्राम पंचायत की जो जवाबदेही होती है वो ग्राम सभा के प्रति होती है। गांव के ग्राम सभा में कौन होते हैं? ग्राम सभा में गांव के लोग होते हैं। तो ग्राम पंचायत की जो लायबिलिटी है वो किसके प्रति है? ग्राम सभा के प्रति है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही क्यों रखती है? क्योंकि ग्राम सभा द्वारा ही ग्राम पंचायत चुनी जाती है भैया। ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सी संस्था होती है? पंचायत समिति। पंचायत समिति के ऊपर संस्था होती है जिला पंचायत या जिला परिषद। चैप्टर नंबर 6, गांव का प्रशासन। आइए चर्चा करते हैं गांव के प्रशासन पर। बताइए क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, आपके पास अगर एनसीईआरटी का बुक है तो बुक ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और फिर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपको लगे कि कोई क्वेश्चन छूटा है तो फिर मुझे आप जो है वो मैसेज में लिखिएगा। ठीक है, फिर आप मैसेज में लिखिएगा कि सर आपने ये क्वेश्चन तो छोड़ दिए। ठीक है, इससे आपका क्या होगा? विश्वास बढ़ेगा चीजों के प्रति। तो इसलिए रैंडमली चेक करना जरूरी है। पटवारी का मुख्य कार्य क्या है? जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पटवारी को लेखापाल भी कहा जाता है, कर्मचारी भी कहा जाता है, ग्राम अधिकारी भी कहा जाता है और कानूनगो भी कहा जाता है। पटवारी के पास लंबी लोहे की जंजीर होती है, उसे कहा जाता है जरीब कहते हैं उसको। और जिले का प्रमुख अधिकारी होता है जिला अधिकारी। तहसील का मुख्य अधिकारी होता है तहसीलदार। पटवारी के काम का निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार करता है। और एक विद्यार्थी को जाति प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? तहसीलदार। आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना है उस पे देख लीजिएगा, आपके तहसीलदार के उस पे जो है वो हस्ताक्षर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस कानून में पिता की भूमि पर पुत्र और पुत्रियों का समान अधिकार होता है? तो हिंदू अधिनियम 2005। 2005 से पहले क्या होता था? जैसे कोई पिता है ना, पिता के पास ये 10 बीघा खेत है। ठीक है, 10 बीघा खेत है, ये 10 बीघा, और उसके दो तो लड़के हैं। कितने हैं लड़के? 2, और एक लड़की है, मान लेते हैं एक बार। तो पिता की मृत्यु के बाद इस खेत पर किसका अधिकार हो जाता था? लड़कों का अधिकार हो जाता था, और लड़कियों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन 2005 में हिंदू अधिनियम के अंदर ये कहा गया कि अब आपकी पिता की जो संपत्ति होगी ना, पिता की संपत्ति होगी, उस पे लड़के और लड़की दोनों का बराबर अधिकार होगा। तो अगर आज थारा माता पिता जी यहाँ कोई खेत खात की पांति करे, थार दादा जमीन की, तो कि थारी बुआ जी है, यानी पिताजी की जो बहन है ना, उससे साइन लेने पड़ेंगे। अगर वो पढ़ी लिखी है तो, अगर वो अनपढ़ है तो फिर उनसे अंगूठे लगवाने पड़ेंगे। तो बे के करेगा कि भाई आजकल के बहुत यहाँ बेईमानी कर जाए, कि बाणा ने बेचारा ने बुढ़ा ले कि भाई तू क्या करेगी खेत को के। और एक और है कि अपने देखो हिंदू धर्म में नहीं, में एक पुरानी परंपरा चलती आ रही है कि लड़कियां दिखी नहीं पिताजी की संपत्ति लेवे कोनी, ज्यादा घर में खेत में पांति को ले आने बुरो मानी जाए। तो ये ब्राह्मण रीतु तेरे बाप की खेत में पांति ले गए, है ना। लेकिन लगभग बहनें अपने भाइयों को जमीन दे देती है और अपना हिस्सा उनको छोड़ देती है। लेकिन सरकार ने कहा है कि आपको पूर्ण अधिकार है आपकी पिता की संपत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर चैप्टर है नगर प्रशासन। नगर का प्रशासन चलाने का कार्य किसका है? नगर पालिका का है। और बड़े शहरों में
नगर प्रशासन का कार्य नगर निगम का होता है। नगर को किन भागों में विभाजित किया जा सकता है? वार्ड। और नगर वार्ड के प्रतिनिधि कहलाते हैं पार्षद। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होते हैं। चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बने हैं। कलपट्टू, याद रखना, कलपट्टू किस राज्य का गांव है? रीड लेवल फर्स्ट में ऐसा पूछा जा सकता है। तमिलनाडु। नागालैंड में किस प्रकार की खेती की जाती है? सीढ़ी नुमा खेती। और नागालैंड का कौन सा समुदाय सीढ़ी नुमा खेती करता है? चखेसंग समुदाय। क्या है? चखेसंग समुदाय। ये चैप्टर 8 ही हम कर रहे हैं। 9वां जो चैप्टर है आपका वो है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसमें से कोई भी क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो 9वें चैप्टर से हमने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है। तो टोटल कितने चैप्टर हैं आपके? ये 8 या 9 चैप्टर हैं। 8 है शायद, 9 मैंने कहा लिख दिया फिर। 5 के बाद 4 3 2, ठीक है। टोटल 9 चैप्टर हैं जो आज आपके पूर्ण हो चुके हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन मेरी बुद्धि से बन सकते थे, हाँ ठीक है, 9 चैप्टर है। जितने ज्यादा क्वेश्चन मेरी बुद्धि से बन सकते थे मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप क्वेश्चन देखिए, बुक को देखिए और फिर बताइएगा कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है। और अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इनको। इसी प्रकार कल कक्षा 7th की शुरुआत करेंगे, फिर 8th की कक्षा करेंगे और फिर 9th 10th करेंगे। 10th से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? 10th से ज्यादा आएगा भी नहीं अपने, क्योंकि अपने जो सिलेबस है उसमें ही 6 to 10 कहा हुआ है। हम 11th 12th को नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है? 12th का ज्योग्राफी हमने नहीं करवाया है मेरी बहन RN सैनी, तो इसीलिए PDF भी नहीं मिलेगी आपको। जो डाटा यहाँ पर आपको करवाया जाएगा वही आपको मिलेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहे। और जितना ज्यादा हो सके थोड़ा सा परिवार को और बड़ा करने का अपना योगदान दे। इस परिवार को थोड़ा सा और बड़ा करने में अपना सहयोग दे। अपने दोस्तों के साथ इन सेशन को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।